नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। नैनीताल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने मनोज कुमार गुप्ता। राजधानी के लोक भवन में हुआ शपथ समारोह। प्रदेश कार्यशाला से भाजपा बीवीजी रामजी जन जागरण अभियान का आगाज। समन्वय टोलियां गठित। अंकिता भंडारी मामले में कथित वीआईपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पद्म भूषण अनिल प्रकाश जोशी ने की शिकायत। बागेश्वर में 13 जनवरी से उत्तरायणी मेले का होगा आगाज। ऐतिहासिक उत्तरायणी मेले के पोस्टर एवं आमंत्रण पत्र जारी। उत्तराखंड में पुलिस कांस्टेबल की होगी भर्ती। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 12 जनवरी से शुरू करेगा दस्तावेजों का सत्यापन। उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी की बेरुखी का असर। 6 जिलों के घने कोहरे की चेतावनी। सूखी ठंड कर रही परेशान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर देहरादून से। नैनीताल हाईकोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह लोक भवन में आयोजित किया गया। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता को उत्तराखंड हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। और प्रदेश में चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर राज्य में मच रहे बवाल के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मामले की जांच सीबीआई से कराने का ऐलान किया। फैसले के बाद पहली प्रतिक्रिया देते हुए सीएम धामी ने कहा कि सरकार शुरू से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से न्याय के लिए काम कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। देवभूमि में चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड पर राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कल शाम मुख्यमंत्री धामी ने जांच सीबीआई के हवाले करने का बड़ा फैसला भी ले लिया। धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने शुरू से लेकर अंत तक न्याय सुनिश्चित किया है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई ऑडियो के संबंध में अलग एफआईआर दर्ज की गई है। इसकी जांच जारी है। कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए भ्रामक स्थिति पैदा करने का प्रयास किया। सरकार का दायित्व है कि जनता को इस स्थिति से निकाला जाए, उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। मैंने उनके माता पिता से बात की। उन्होंने कहा सीबीआई जांच होनी चाहिए। हम इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस लगातार वीआईपी के नाम का पर्दाफाश और जांच हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कराने की मांग पर अटल है। अगर सरकार इन बिंदुओं पर जांच नहीं करती तो ये आंदोलन और प्रदेश में बढ़ेगा, जिसकी चेतावनी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने दे दी है। स्वर्गीय बहन अंकिता भंडारी के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार ने, प्रशासन ने बिना किसी भेदभाव के पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ कार्रवाई प्रारंभ की। तत्काल एसआईटी का गठन एक महिला आईपीएस अधिकारी की लीडरशिप में किया गया और प्रकरण से जुड़े हुए सभी अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किया गया। उसकी ठोस पैरवी माननीय न्यायालय में की गई। उसी का परिणाम हुआ कि ट्रायल के दौरान किसी भी अभियुक्त को जमानत नहीं मिली। एसआईटी द्वारा विवेचना के बाद अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई और निचली अदालत ने सुनवाई पूरी होने पर अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ, जिसने अंकिता भंडारी हत्याकांड की जो सीबीआई जांच के लिए ऑर्डर दे दिए हैं, क्योंकि जनता की, समस्त जनता की यही पुकार थी। और ये पुकार तब शुरू हुई जब कहीं ना कहीं हमने ये आवाज उठाई, जब हमारे पास एक साक्ष्य आया। अब ये उन लोगों के चेहरे सामने आ जाएंगे जिन्होंने बुलडोजर चलवाया उस रिजॉर्ट के ऊपर, उन साक्ष्यों के ऊपर, कौन वो वीआईपी था, क्या सुरेश राठौर ने उस रिकॉर्डिंग्स में कहा। और ये सब चीजें अब जो जनता की पुकार थी, हमारी आवाज के बाद जो जनता की आवाज जो सड़कों पर उतर चुकी थी, जो एक मांग थी सीबीआई जांच, उसके मेरे धाकड़ धामी भाई ने ऑर्डर दे दिए हैं। सुनने में आया है कि पुष्कर सिंह धामी सरकार ने सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी है, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस हो या समूचा उत्तराखंड हो, ये इसको नाकाफी समझता है। हमको अभी भी जानना है कि वीआईपी कौन था इस पूरे प्रकरण में। हमें जानना है कि बुलडोजर चलाने वाला कौन था, वहां पुलिस कस्टडी में 2 बार आग लगाने वाला कौन था, अंकिता भंडारी के बिस्तर को स्विमिंग पूल में डालने वाला कौन था। बहुत सारे अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला है। कि मुख्यमंत्री जी हमेशा
अविश्वास के वातावरण को समाप्त करना चाहते हैं। और उन्होंने कहा था कि अंकिता के परिवारजन जो अपेक्षाएं सरकार से करेंगे उसको पूर्ण किया जाएगा, और उसी आधार पर कल उन्होंने इसकी जांच जो है ये सीबीआई को सौंप दी है। अब सीबीआई जांच के बाद हर प्रकार के प्रश्नों का पटाक्षेप हो जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने जांच सीबीआई की मंजूरी भले ही दे दी हो, उन्होंने कहा कि देवभूमि की जागरूक जनता जीत तो है, लेकिन ये जीत अधूरी है। गोदियाल ने कहा कि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और राज्य में भी भाजपा की सरकार है। ऐसे में सीबीआई की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। वहीं भाजपा विपक्ष पर अंकिता भंडारी कांड को लेकर राजनीति कर प्रदेश का माहौल खराब करने का गंभीर आरोप लगा रही है। उत्तराखंड क्रांति दल ने ये जो केंद्रीय दल है, जो ये राष्ट्रीय दल है, बीजेपी और कांग्रेस को अच्छी तरह से आजमा लिया है, देख लिया है। ये जो बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, इनकी जुमले होते हैं। और वर्तमान में जो माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत दिनों के बाद, यूँ कहें लगभग 3 साल के बाद, जो विवश होकर के और बड़े प्रेशर उत्तराखंड क्रांति दल के भरसक प्रयास के बाद और हमारे केंद्रीय उपाध्यक्ष आशुतोष नेगी के पूर्ण प्रयास के बाद जो कल सीबीआई की घोषणा की है, अभी तक हम उसको आधा अधूरा मानते हैं। पब्लिक डोमेन में है, उनको आधार बना के उस दिशा में जांच की जाए। हमारा मकसद किसी की प्राइवेसी का हनन करना नहीं है, लेकिन जो चीजें ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है उसकी सच्चाई को पता लगाना सबका अधिकार है कि ये सच है कि नहीं है, जांच के दायरे में आए। दूसरी बात है, आपने दूसरी महिला का नाम लिया, ये तो अब सीन में आई है। कांग्रेस पार्टी 3.5 साल से और अंकिता भंडारी के माता पिता 3.5 साल से सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। देखिए, गणेश गोदियाल जी कुछ अतिरिक्त जोश में हैं। जैसे ये ऑडियो बाहर आया था, दिल्ली में जाकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस तरह की भाषा का वो लगातार प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरह से आक्रोश दिखा रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि बहुत जल्दी में है, अतिरिक्त जोश में है। अभी मैं सवेरे एक उनका बयान सुन रहा था, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ उसमें कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई इंक्वायरी की संस्तुति की तो उस पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश कर दिए, संस्तुति कर दी, इसका मतलब पहले कुछ गलत हुआ। प्रदेश में अंकिता को न्याय दिलाने को लेकर सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक लोग लड़ाई कर रहे हैं। हाल ही में सीएम धामी ने अंकिता के माता पिता से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद भले ही सीबीआई जांच के आदेश धामी सरकार की ओर से कर दिए गए हो, लेकिन फिलहाल कांग्रेस इस मुद्दे पर पीछे हटने के मूड में नहीं है। पार्टी ने साफ संकेत दिया है कि वो आंदोलन को जारी रखेगी और आने वाले दिनों में सरकार पर स्थिति स्पष्ट करने का दबाव और बढ़ाया जाएगा। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर अभी साफ हो गया है कि सीबीआई जांच की घोषणा के बाद भी उत्तराखंड की राजनीति में ये मामला लंबे समय तक चर्चा और संघर्ष का विषय बना रहेगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इस बीच मेरठ से बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। कपसाड़ हत्याकांड मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। 48 घंटे बाद आरोपी युवक और अपहृत युवती बरामद हो गई है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 10 टीमें लगाई गई थी और आरोपी युवक और अपहृत युवती पुलिस की गिरफ्त में इस वक्त हैं। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 10 टीमें बनाई गई थी। आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता भी पहुंचे हुए थे, जिनको पुलिस ने रोक दिया था और अब उस पूरे मामले पे पुलिस एक्टिव मोड में आई है और गिरफ्तारी हुई। कपसाड़ हत्याकांड मामले में बड़ा 48 घंटे बाद आरोपी युवक अपहृत युवती गिरफ्तार। जी, 2 दिवस पूर्व थाना सरगना में एक घटना घटित हुई थी, जिसकी गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त की गिरफ्तारी और अपहर्ता की बरामदगी के लिए 10 से अधिक टीमें लगाई। उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पे मेरठ पुलिस लगातार इसमें कार्यरत थी। साथ ही परिजनों से भी मेरे और जिलाधिकारी महोदय द्वारा वार्ता की गई। उनकी जो भी संभव मदद है, जो भी इनकी सुरक्षा है, उसका ख्याल रखा गया, हर संभव मदद की गई। इस अति संवेदनशील प्रकरण में पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए जो अभियुक्त है और उसको गिरफ्तार किया है और अपहर्ता बरामद हुई है और इसमें जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो विधि अनुसार की जाएगी।
और खबर पौड़ी से, जहां चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले की निष्पक्ष सीबीआई जांच की मांग पर पाटी सैण व्यापार मंडल एकजुट दिखाई दे रहा और व्यापारियों ने अंकिता भंडारी के परिवार को न्याय दिलाने के समर्थन में रविवार को बाजार बंद करने का ऐलान किया। व्यापार मंडल अध्यक्ष लक्ष्मी चंद दंडरियाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए जघन्य हत्याकांड की निंदा करते हुए न्याय दिलाने की मुहिम में एकजुटता से बाजार बंद का ऐलान किया। के साथ खड़े हैं संपूर्ण देश, संपूर्ण ये हमारी जो उत्तराखंड जनता है उस बेटी के साथ खड़े हैं कि जब तक उसकी जांच और दोषियों को सजा नहीं मिलेगी तो हम हमेशा उस पक्ष में रहेंगे जिसके साथ अन्याय हुआ है। व्यापार मंडल के तरफ से मैं व्यापार मंडल अध्यक्ष बोल रहा हूँ और पूर्ण तरह से हर तरह से पूरा सपोर्ट करता हूँ कि इस तरह से हमारे उत्तराखंड में देवभूमि में इस तरह से जो भी क्रियाकलाप चल रहे हैं, सरकार 2027 में मैं बीजेपी का पूर्ण तरह से जो है समर्थन करता था। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अंकिता केस की सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी है। इसके लिए मैं तमाम संवेदनशील उत्तराखंड की जनता, देश की जनता और विदेशों में रह रहे उत्तराखंड के और देश के लोगों का आभार प्रकट करता हूं कि जिस तरह से पिछले 3 सालों से आपने उत्तराखंड और केंद्र दोनों सरकारों पर दबाव बनाए रखा। और खबर देहरादून से, जहां अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच ने अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर रविवार को उत्तराखंड बंद का आह्वान किया। मंच ने दावा किया कि पीड़िता को न्याय प्राप्त होने तक मंच आंदोलन जारी रहेगा। प्रस्तावित बंद के तहत पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करते हुए शांतिपूर्वक विरोध जताया जाएगा। देखिए, जो हमने मुख्य तौर पर मांग रखी थी, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच हो और अंकिता भंडारी के माता पिता ने भी मुख्यमंत्री को यही ज्ञापन सौंपा था कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। लेकिन अभी जो स्पष्ट इसमें सामने नहीं आया है कि वास्तव में ये सुप्रीम कोर्ट की जज की निगरानी में हो रही है, सीबीआई ही इसमें जांच कर रही है। तो तमाम तरह से इस मामले में आपने देखा होगा तमाम लोग सड़कों पे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हमने आह्वान किया था 11 जनवरी को बंद का, तो हमने स्पष्ट किया है सरकार। देखिए, हम लोगों ये आपको बहुत स्पष्ट तरीके से बता दें कि हम लोगों ने इस बंद का आह्वान जनता के ऊपर छोड़ा है। हम चाहते हैं कि वो अंकिता के सम्मान में, अंकिता को न्याय दिलाने के लिए स्वतः स्फूर्त तरीके से बंद करें। ये पुरानी तरह से उत्तराखंड आंदोलन की तरह का बंद नहीं होगा कि हम कहीं पे डंडा मार रहे हैं, कहीं पे कुछ कर रहे हैं, उस तरह का बंद नहीं होगा या जबरन बंद नहीं होगा, बल्कि बहुत शांतिपूर्वक तरीके से बंद होगा। खबर कोटद्वार से, जहां उत्तराखंड चर्चित हत्याकांड अंकिता भंडारी हत्याकांड की प्रदेश सरकार द्वारा सीबीआई जांच की संस्तुति के बाद भी आंदोलन की आग ठंडी नहीं हो रही। कांग्रेस नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने तय समय सीमा तय करते हुए सीबीआई जांच पूरा कराने की मांग की। कांग्रेस नेता ने सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच कराने पर जोर दिया है। इंक्वायरी की मांग ये कर रहे थे हम लोग कि इसको टाइम बाउंड होना चाहिए। नंबर 1 कि भाई 3 महीने के अंदर इसमें जो है कल्प्रिट के नाम उजागर होने चाहिए, वीआईपी का नाम उजागर होना चाहिए, जिसने बोल्डर चलाने के आदेश दिए उसका नाम उजागर होना चाहिए, जिन्होंने इसमें 4 दिन तक उस पूरे एरिया को अपने कब्जे में नहीं लिया उसका भी जो है पर्दाफाश होना चाहिए, आखिर वो कौन लोग थे। तो ये इसमें सीबीआई इंक्वायरी हो जाना अभी इन्होंने संस्तुति की है, और अगर केंद्र सरकार जो है पास जाता है मामला तो और केंद्र सरकार इसको कहती है मैं वो नहीं देती हूँ। और खबर देहरादून से, जहां आज कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अंकिता भंडारी मामले की सरकार द्वारा सीबीआई जांच की संस्तुति किए जाने को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने मातृशक्ति सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों सहित आम लोगों को जागरूक बनाकर न्याय की लड़ाई जारी रखी है। उत्तराखंड के तमाम लोगों का आह्वान करना चाहता हूं कि जब तक सरकार इस जांच के दायरे को सार्वजनिक न करे, ये जांच किस दायरे में होगी, हम जांच ये चाहते हैं कि
कौन कौन लोग इसमें शामिल थे और कौन कौन लोग इस जांच को दबाने में शामिल थे, वो सब बेनकाब होने चाहिए और उन सब पर केस चलना चाहिए। वो वीआईपी कौन है उसको बेनकाब होना चाहिए, उस पर कानून के तहत मुकदमा चलना चाहिए। जो हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। ये हमारी मांगे हैं और ये तमाम मांगे उस जांच के बिंदुओं में शामिल हैं कि नहीं, इसको सरकार स्पष्ट करे। दूसरी बात, सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इस प्रकरण में सोशल मीडिया के माध्यम से अपने अपने विचारों को व्यक्त करने वाले लोगों को प्रताड़ित करना बंद करे। खबर देहरादून से। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अशासकीय वेतन अनुदान संघर्ष समिति उत्तराखंड ने प्रेस वार्ता की। ये प्रेस वार्ता देहरादून के प्रेस क्लब में की गई, जिसमें कहा गया कि उत्तराखंड एक पर्वतीय भौगोलिक परिस्थिति वाला प्रदेश है, जिसमें सबसे बड़ी समस्या आज शिक्षा के अभाव में पर्वतीय क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्रों की ओर पलायन है। वहीं ये भी बताया गया कि उत्तराखंड में जितने भी राजकीय इंटर कॉलेज संचालित हैं उनमें से 90% जनता द्वारा दान और चंदे से खोले गए हैं। विद्यालय है, ये विद्यालय उन जगह पर खुले हैं जहां पर शिक्षा व्यवस्था के लिए विद्यालयों का अभाव है। जब वहां पर अभाव था, सरकार विद्यालय नहीं खोल पाई, वहां पर स्थानीय जनप्रतिनिधि और जागरूक लोग जो थे उन्होंने एक प्रबंध समिति का गठन किया और उनके बच्चों के भविष्य को देखते हुए वहां पे स्वयं संस्था स्थापित की, विद्यालय खोले। समस्या है कि जो वित्तविहीन मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, हम लोग विगत कई वर्षों से 9 वर्ष तो हमें यही हो गए इसी सरकार में मांग करते करते आ रहे हैं, लेकिन ये सरकार बिल्कुल अनसुनी कर रही है। हमको अनुदान, हमारे विद्यालयों को अनुदान नहीं दे रही। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नैनीताल होटल एसोसिएशन ने लगातार हो रही पर्यटन में कमी को लेकर आयोजित वार्ता में अपने दर्द बयां करते हुए होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि वर्ष के अंतिम सप्ताह में पर्यटन व्यवसाय पूरी तरह ठप है और आने वाले समय में पर्यटन को भारी नुकसान होने की आशंका है। नैनीताल की बोट हाउस क्लब में मीडिया से बात करते हुए होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष दिग्विजय बिष्ट ने कहा कि पूरे उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों में पुलिस की व्यवस्था बेहद खराब है। और बागेश्वर कुमाऊं की काशी सरयू गोमती के पावन संगम पर आगामी 13 से 20 जनवरी तक आयोजित होने वाले ऐतिहासिक उत्तरायणी मेले के पोस्टर और आमंत्रण पत्र का विमोचन को कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। विमोचन कार्यक्रम में बागेश्वर विधायक पार्वती दास, कपकोट विधायक सुरेश गढ़िया, दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट और नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल सहित जनप्रतिनिधियों ने सहभागिता की। 2026 का हम लोगों ने पोस्टर विमोचन कार्यक्रम किया है और हमारे इसमें सारे माननीय जनप्रतिनिधि भी आज मौजूद रहे और इसमें 13 जनवरी से जो है हमारा कार्यक्रम है, ये जो मेला है, ये शुरुआत होगी और उसमें मुख्यतः कल भी हम लोगों ने पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर और मजिस्ट्रेट्स के साथ मिलकर जो सेफ्टी है और किस तरीके से भीड़ को नियंत्रण करना है, किस तरीके से पार्किंग वगैरह की व्यवस्था रहेगी, सभी चीज़ को लेकर और जितने भी हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम है, आमंत्रण पत्र और पोस्टर का विमोचन कार्यक्रम यहाँ पर किया गया। और निश्चित रूप से मैं समस्त अपने जनपदवासियों से इस विमोचन के माध्यम से आमंत्रण भी करता हूँ, निमंत्रण भी देता हूँ, क्योंकि ये हम सब लोगों का, इस बागेश्वर जनपद का एक धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में हमारा उत्तरायणी कौतिक हम प्रतिवर्ष मनाते हैं। और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा एलिफेंट रिजर्व को डिटोनाइफाइड करने संबंधी दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने उच्च न्यायालय ने याचिका को स्वीकार करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एलिफेंट कॉरिडोर से जुड़े निर्णय को उत्तराखंड के सभी हाथी गलियारों पर लागू करते हुए याचिकाकर्ता को अपने पक्ष उच्चतम न्यायालय में रखने को कहा है। आपको बता दें कि देहरादून निवासी रेणुपाल ने सरकार के एलिफेंट रिजर्व को डिनोटिफाई करने के अध्यादेश को चुनौती देते हुए कहा है कि उत्तराखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड ने 24 नवंबर 2020 को शासनादेश जारी कर शिवालिक एलिफेंट रिजर्व को डिनोटिफाई करने लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने आज एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है
जिसमें रीनू पॉल, जो देहरादून की एक पर्यावरणविद हैं और समाज सेविका हैं, उन्होंने यह जनहित याचिका मार्च 2025 में दाखिल की थी, जिसमें उनकी प्रमुख मांग यह थी कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने, जैसे तमिलनाडु के एक केस में, मधुमलाई के केस में, वहां पर यह होल्ड किया था कि हाथियों के कॉरिडोर का संरक्षण हो, ऐसा ही संरक्षण उत्तराखंड के हाथियों के कॉरिडोर को दिया जाए। आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि उत्तर प्रदेश भले ही उत्तराखंड का 4.5 गुना है साइज में, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में 8 हाथी कॉरिडोर नोटिफाइड हैं, चिन्हित हो रखे हैं। खबर कालाडूंगी से, जहां कोटा बाग विकासखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर और कोटा बाग में आरंभ एक पहल संस्था के तत्वाधान में स्वच्छता अभियान चलाया गया और इस अभियान में संस्था के कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय युवाओं और स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर आरंभ एक पहल संस्था के अध्यक्ष राहुल पंत ने कहा कि संस्था द्वारा शुरू किया गया यह स्वच्छता अभियान एक जन आंदोलन का रूप लेना उद्देश्य है। आज कोटाबाग में आरंभ एक पहल संस्था द्वारा कोटाबाग जो हमारा हॉस्पिटल है वहाँ एक स्वच्छता का अभियान चलाया गया, जिसमें हमारे आरंभ एक पहल के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्तागण मौजूद रहे। हमारा एक निरंतर प्रयास है कि कोटाबाग को स्वच्छता की ओर ले जाना है। ऐसे हमारे छोटे छोटे प्रयास आगे भी निरंतर जारी रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद। आज आरंभ एक पहल संस्था के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटाबाग में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई और यहाँ पर हमारे साथ हमारे संस्था के सदस्य और जो यहाँ का स्टाफ है वह सभी लोग मौजूद रहे। खबर देहरादून से, आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने अंकिता भंडारी मामले में अज्ञात के खिलाफ दर्ज मुकदमे को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि देहरादून के थाना बसंत विहार के पद्मश्री सम्मानित पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी और ये रिपोर्ट एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज की गई, जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। और आईजी राजीव स्वरूप ने कहा कि इस पूरे मामले में पुलिस ने शुरू से त्वरित कार्रवाई की और इसके तहत एसआईटी का गठन किया गया और जांच के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ दोष सिद्ध हुआ है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि एक विशेष प्रकरण में आप लोगों को ब्रीफ करने के लिए हमने आमंत्रित किया है। विषय है कि ये थाना वसंत विहार जनपद देहरादून में एफआईआर संख्या 6/2026 धारा 238/249/45 BNS दिनांक 9/1/26 को पंजीकृत करवाई गई। इनमें जो शिकायतकर्ता हैं वो डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी हैं, मशहूर पर्यावरणविद। और खबर नैनीताल से, जहां नैनीताल हाईकोर्ट में केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समिति के फंड में 2012 से 2017 के बीच की हुई धांधली मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग को स्वीकार करते हुए 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा गया। कोर्ट जनहित याचिका की अगली सुनवाई 16 फरवरी को करेगी। बता दें कि ऋषिकेश निवासी अमित कुमार शर्मा ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर मंदिर समिति के तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा श्रद्धालुओं से प्राप्त फंड में दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। इसमें एक जनहित याचिका अमित कुमार शर्मा जी हैं जो ऋषिकेश के, उन्होंने जनहित याचिका दायर की थी। इसमें इनका यह कहना है कि 2012 से लेकर 2017 तक जो भी केदारनाथ में फंड का मिसयूज हुआ है, जो डोनेशन हमारे भक्तों द्वारा दिया जाता है, उस डोनेशन का मिसयूज हुआ है। तो उसमें फिर इन्होंने कंप्लेंट करी थी और उसके बाद क्या कहते हैं गढ़वाल कमिश्नर और लॉ सेक्रेटरी ने भी इसमें एक्शन लिया था। बट इसके बाद ये जब गढ़वाल कमिश्नर की जो रिपोर्ट गई थी उसके बाद गवर्नमेंट को उन्होंने सेंड कर दी थी। उसके बाद भी कोई भी एक्शन गवर्नमेंट द्वारा लिया नहीं गया। और आगे बढ़ते खबर डोईवाला से, जहां परवा दून कांग्रेस द्वारा डोईवाला में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें मनरेगा बचाओ संग्राम के राष्ट्रव्यापी शुभारंभ की घोषणा की गई। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता मोहित उनियाल, मनोज नौटियाल
सागर मनवाल, गौरव मल्होत्रा सहित अन्य नेताओं ने कहा कि मनरेगा जैसी जनहितकारी योजनाओं को धीरे धीरे समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। काम के अधिकार की रक्षा हेतु मनरेगा बचाओ संग्राम के इशू को लेकर ये प्रेस वार्ता रखी गई है। इस प्रेस वार्ता में सर्वप्रथम तो मैं सभी मीडिया के जितने पर्सन यहाँ मौजूद हैं, आप सबका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। मेरे साथ यहाँ मौजूद आदरणीय मनोज नोटियाल जी जो पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष हमारे रहे हैं, आदरणीय सागर मनवाल जी हमारे प्रदेश सचिव हैं कांग्रेस संगठन के, भाई गौरव मल्होत्रा जी जो अभी भाई सभासद भी हैं और जिले के महासचिव भी हैं, भाई करतार नेगी जी जो नगर अध्यक्ष हैं, एवं सभी पत्रकार जन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो मनरेगा जो अधिनियम था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसकी शुरुआत 2005 में की गई थी और ये कानून के तहत राज्य सरकार 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी देती है। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।